नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भावना भाटी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर। इस वीडियो के माध्यम से आप एग्जाम्स में जो आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जानना है कि क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और क्या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि जब कभी भी हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है द्विकोरक जंतु या फिर जिसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं, और दूसरी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल यानी त्रिकोरक जंतु। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज रहते हो कि क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और क्या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसको लेकर आज ये आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर होने वाला है। तो चलिए बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, यानी कि द्विकोरक जंतुओं की। तो ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती हैं, इन्हें डिप्लोप्लास्टिक या द्विकोरकी कहा जाता है ना। ऑर्गेनिज्म इन विच cells are organized into या cells are arranged into embryonic layer are called diploblastic. What are embryonic layer? कि मैम ये भ्रूणीय परत क्या होती है? जब कोई एम्ब्रियो, जब कोई एनिमल अपने माता के गर्भ में डेवलपमेंट कर रहा होता है ना, वोम के अंदर क्या कर रहा होता है, विकास कर रहा होता है, तो उस दौरान उसका विकास करने के लिए 3 लेयर्स डेवलप होती हैं, 3 लेयर्स बनती हैं। उन्हीं को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक लेयर। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए जब भी हम एनिमल्स के अंदर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो उस दौरान आप लोग जानते हो कि एक स्पर्म है ना एक एग को फर्टिलाइज करता है, और दोनों का क्या होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के दौरान अब आप लोगों का जब फर्टिलाइजेशन खत्म होगा तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। अब यही जाइगोट जिसको हम लोग कहते हैं युग्मनज, अब यही जाइगोट फर्दर अपने आप को डिवाइड करेगा। जब ये जाइगोट बना था तो ये क्या क्या था? सिंगल सेल्यूलर था, ये एक कोशिका वाला था, लेकिन ये इसके पास होती है डिवीजन करने की कैपेसिटी। तो ये अपने आप को अब बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड करेगा, और जब इसके अंदर ये डिवीजन बंद होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इस तरीके से 3 लेयर्स बनेंगी। इन्हीं 3 लेयर्स को कहते हैं हम लोग जर्म लेयर। ये 3 लेयर ही किसी भी एनिमल के अंदर जो फीटस है उसमें उसके ऑर्गन को बनाने का काम करती है। जैसे हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं इन्हीं 3 एम्ब्रियोनिक लेयर ने बनाए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जिनका शरीर केवल 2 जर्म लेयर से बना है वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कितना सिंपल है याद करने में। तो मैम इनको बनाने वाली ये 2 परतें कौन सी होती हैं? तो ये एक परत होती है एक्टोडर्म, जो कि सबसे बाहर की होती है। याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, तो एक्टोडर्म। और मैडम एक होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब दिस इज द, अभी मैंने आपको बताया एक्टोडर्म सबसे आउटर है, एक हो जाती है एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या होती है? ये सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे इनर लेयर होती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम आगे चले तो एक और पॉइंट मुझे आपको बताना है, मीजोगेलिया, कि मैम ये मीजोगेलिया क्या होता है। तो जब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बन रहे होते हैं तो एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म है उनके बीच में एक लिक्विड, एक जेल लाइक आपको मटेरियल दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं मीजोगेलिया। तो डिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में इन दोनों परतों के बीच में एक अविभाजित परत पाई जाती है जिसे मीजोगेलिया कहा जाता है। तो भाई आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है कि जो डिप्लोब्लास्टिक, ये क्वेश्चन बना है पेपर में, एसएससी ने इस क्वेश्चन को यहां से पूछा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपके लिए हो जाता है कि द्विकोरक जंतु जो होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं, उनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कौन सी मतलब पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, या इसको एक लिक्विड के तौर पर भी आप कह सकते हो। तो एक ऐसी परत जो क्या है, अविभाजित है, ये पाई जाती है, तो इसको कहते हो मीजोगेलिया। तो इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज फाउंड बिटवीन दीज 2 लेयर्स, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, विच इज कॉल्ड मीजोगेलिया। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इनमें तीसरी वास्तविक परत जो होती है मीजोडर्म, वो नहीं होती है। मतलब देखो होता क्या है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जब कभी भी हम लोग बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक की,
तो जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनके बारे में याद रखना कि ये 2 लेयर से बने हैं मेनली। एक लेयर मैंने बताया अभी कौन सी होती है, एक्टोडर्म होती है ना। एंड मैम जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म, क्लियर, एंडोडर्म। लेकिन इनके बीच में अगर मैं कहूँ एक ऐसी अनडिवाइडेड लेयर भी पाई जाती है जिसको हम लोगों ने क्या कहा, जिसको हम लोगों ने मेसनगेलिया का नाम दिया। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक की। लेकिन अगर हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं, अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आपको 3 लेयर बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट होती नजर आएंगी। तीनों लेयर अलग अलग होंगी। जैसे एक्टोडर्म होगी, बिल्कुल वही जैसे कि ऊपर है एक्टोडर्म, यहाँ पर एंडोडर्म होगी बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही जैसे अभी ऊपर है। लेकिन बीच में यहाँ पर एक और आपको इन दोनों से अलग होती हुई लेयर दिखेगी जिसको कहा जाता है मेसोडर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोडर्म। तो यहाँ पर ये 3 लेयर्स आपको नजर आती हैं, जबकि यहाँ पर ये 2 मेन लेयर हैं, लेकिन बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर भी आपको दिखती है जिसको मेसनगेलिया कहते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ मेन एग्जाम्पल्स की। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कौन से आप लोगों के जंतु हैं जिनके अंदर आप लोगों को ये जो डिप्लोब्लास्टिक लेयर है ये देखने को मिलती है, तो जब हम लोग बात करते हैं, है ना, जैसे कि पोरीफेरा हो जाते हैं, स्पंज हो जाते हैं, सिलेंट्रेटा हो जाते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा में कौन आता है, हाइड्रा आता है, जेलीफिश आती है। पोरीफेरा में कौन आते हैं, स्पंज आते हैं। ये सब एनिमल हैं। ये आपको जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये स्पंज की ही फोटो है। ये सब पानी में रहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के इन सब के अंदर, और देखो टीनोफोरा, इन सब के अंदर क्या होता है, आपको डिप्लोब्लास्टिक लेयर देखने को मिलती है। तो ये सब कैसे एनिमल है, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। मतलब ये सब हैं द्विकोरक जंतु, इनको कहा जाता है द्विकोरक जंतु। क्लियर, तो इनमें आपको 2 ही परत, एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलती है और बीच में मेसनगेलिया मिलता है। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें कि मैम आप हमें बताएं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, तो अभी डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं और क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया है। जैसा कि मैं आपको बता भी चुकी हूं कि ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाएं 3 भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती हैं, उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरक कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया कि ये 3 परतें कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म होती है, ठीक है, वही सबसे बाहर वाली परत, और उसके बाद कौन सी होती है भाई, बीच में मैंने बताई थी मेसोडर्म होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर बीच वाली होती है मेसोडर्म। तो मध्य परत जो आपके क्या बनाती है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो मिडिल लेयर है ना, ये हमारी मसल्स बनाती है, हमारा ब्लड बनाती है, हमारी बोन्स हड्डियां बनाती हैं। ठीक है, तो यही परत हमारे अंदर हमारे ब्लड को, हमारी हड्डियों को, हमारी मसल्स को बनाने का काम करती है। अब देखो तीसरी एंडोडर्म, ये सबसे आंतरिक परत होती है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिकोरक जंतुओं के अंदर ये होती है। और मैम त्रिकोरक जंतु जो होते हैं इनमें ये जो बीच वाली परत होती है मेसोडर्म, इसका क्या महत्व है, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि मेसोडर्म की इंपोर्टेंस क्या हो सकती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में मेसोडर्म के होने के कारण शरीर के जटिल अंगों और अंग तंत्रों का निर्माण संभव हो जाता है। मतलब कि जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो हमारी मेसोडर्म लेयर होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे मोस्ट ऑफ ऑर्गन को बनाने का काम, जैसे हमारी बोन्स बनाई है, बोन्स में ब्लड भी बनेगा, हमारी मांसपेशियां बनाई हैं, हमारी हड्डियां और हमारी मसल्स इसी के द्वारा बनी है। तो इसीलिए हमारे क्या करती है, जटिल अंगों का निर्माण करती है ये जो मेसोडर्म होती है। तो ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, है ना, त्रिकोरक जंतु कौन कौन से हो सकते हैं। तो त्रिकोरक की जब बात करते हैं तो ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर अभी तक जो आप मनुष्य या कॉर्डेटा को पढ़ते हो वहां तक सब के सब क्या होते हैं आप लोगों के ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसको इजी वे में कैसे याद करोगे, समझना। देखो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं जंतु संघों की, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं एनिमल फाइलम की, ठीक है,
एनिमल फाइलम की जब हम लोग बात करते हैं तो आप जानते हो कि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताकर चलूँ कि सबसे पहले जो फाइलम होता है वो होता है पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। इसके बाद आता है भाई सिलेंट्रेटा, क्लियर। इसके बाद आता है सिलेंट्राटा नाम का फाइलम। इसके बाद आप लोग बता सकते हो टीनोफोरा आ जाता है, टीनोफोरा, क्लियर। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का क्या, आप बता सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केलमेंथीज या नेमेटोडा जिसको कह देते हैं, ठीक है, नेमेटोडा जिसको हम लोग कह देते हैं। 5वें नंबर पर हम लोग बात करें तो आप लोग बता सकते हो प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आप लोगों का प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसके बाद आ जाता है एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आ जाता है ऑर्थ्रोपोडा, क्लियर। क्या जाता है भाई, ऑर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर हम लोग इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें तो ये होगा आपका मोलस्का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मोलस्का और नंबर 9 पर इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा आ जाता है। एंड देन आप बताते हो कॉर्डेटा, जिसके अंदर आते हैं कशेरुकी जंतु जैसे मछली, पक्षी, हम लोग मेंढक, सांप, ये सब, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखें तो कौन से ऐसे यहाँ पर फाइलम है जिनमें आप लोगों को डिप्लोब्लास्टिक लेयर देखने को मिलती है। तो आप लोग बताकर चल सकते हो कि ये शुरू के जो 3 हैं ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक हैं बेटा। ये क्या है दोस्त, डिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरक हैं, ठीक है, ये द्विकोरक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से प्लेटीहेल्मिन्थीज से शुरू कर दें, है ना, निमिटोडा से भी हो सकता है, लेकिन आपको जो एग्जाम में आता है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब हम लोग बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ठीक है, और ये कॉर्डेटा, तो ये दीज ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब के सब क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग बताओगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये आपके सब क्या हो जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो शुरू के 3 पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, टीनोफोरा, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग, और बात करते हैं वही यहाँ पे चीज लिखी हुई है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा के सभी जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अब देखो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज इसमें आते हैं चपटे कृमि, जैसे कि प्लेनेरिया है, ये आपको प्लेनेरिया यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। फीता कर्मी टैपवॉर्म होता है, फीते की तरह दिखता है, तो ये सब आप लोगों के प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा एनेलिडा, एनेलिडे का पॉपुलर जो सदस्य है वो केचुआ है, जोक भी इसी में आती है, लीच या हिरुडुनेरिया जिसको आप लोग बोलते हो, और भाई नीरिस भी इसी के अंदर आता है ना, कान खजूरे के जैसा होता है। ऑर्थ्रोपोडा का पॉपुलर होता है सदस्य कॉकरोच, तितली, मक्खी, मच्छर, है ना, भंवरा, ये सब आपके आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट आते हैं आप लोगों के। मोलस्का की अगर बात करें तो इसमें आता है घोंगा, इसका पॉपुलर, और इसमें आएगा घोंगा और आपका ऑक्टोपस, ठीक है। और कैटल फिश भी इसी में आती है, जो कि आप लोगों को पूछ ली जाती है, ठीक है, कैटल फिश भी इसी के अंदर आती है। चलिए अब देखो कॉर्डेटा, जैसे मैंने अभी बताया था, मछली, मेंढक, पक्षी और मनुष्य, ये सब आते हैं आप लोगों के कॉर्डेटा में। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताने वाली हूँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है डिवीजन ऑफ लेवर, यानी कि लेवर ऑफ डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेवर करके एक पॉइंट आपको पूछा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग श्रम विभाजन। ये क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य है, जैसे कि कुछ कोशिकाएं डाइजेशन करेंगी, पाचन, कुछ कोशिकाएं रेस्पिरेशन करेंगी, ऐसे हमारे शरीर में होता है ना। हमारा लीवर और लीवर से जुड़े हुए एसेसरी ऑर्गन क्या करते हैं, डाइजेशन। हमारा हार्ट से जुड़े हुए एसेसरी ऑर्गन सर्कुलेशन करते हैं। हमारे लंग्स और लंग्स से जुड़े जो एसेसरी ऑर्गन है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। तो जब अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं उसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब यानी कि हर कोशिका का काम बांट दिया गया है, ठीक है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपके लीवर की जो सेल्स हैं वो अलग है, वो अपने तरीके से काम कर रही है। आपके हार्ट की जो सेल्स हैं
वो अलग काम कर रही हैं। आपकी किडनी की जो सेल्स हैं वो अलग इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जब अलग अलग कोशिका अलग अलग तरीके से काम करे उसको कहते हैं लेबर ऑफ डिवीजन। ये पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जंतुओं को हमने किस आधार पर बांटा है। जंतुओं को बांटने के लिए आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए वैज्ञानिक इन विशेषताओं को देखते हैं। जैसे शरीर संगठन के स्तर आपको याद होने चाहिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि जब हम किसी जीव को देखते हैं ना तो उसके अंदर आपको सेल्यूलर लेवल मिल रहा है, उसके अंदर आपको टिश्यू यानी ऊतक लेवल मिल रहा है, टिश्यू लेवल, अंग ऑर्गन लेवल मिल रहा है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूछे जाते हैं। तो ये होते क्या है मैडम, एक बार हमें ये बताइए। तो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन लेवल्स की, तो यहाँ पर ये जो लेवल है ना, इन लेवल्स को आप समझना। जैसे जैसे जीव जटिल होते गए संगठन का स्तर भी बदलता गया। जैसे सबसे पहले मैंने बताया सेल्यूलर लेवल के ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल कोशिका ही बनती है ना। तो कोशिकाएं समूह में होती हैं लेकिन वे ऊतक नहीं बनाती। जैसा मैंने कहा कि भाई कोई आपका यहाँ पर कोई जीव है ना, इस तरीके से इसके पास ये एक कोशिका है। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई हो, इसकी एक सेल से यहाँ पर मैनी सेल बन गई हो, लेकिन सेल जो होंगी वो आगे चलकर टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो सेल ही इनकी बॉडी में सारा काम कर रही हैं और सेल तक ही ये सीमित रह जाते हैं। तो इसको कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे है टिश्यू लेवल। इस बार क्या हुआ कि सेल जो थी वो टिश्यू में कन्वर्ट हो गई, तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना देती हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये जो सेल थी ना, ये जो सेल थी, इन्हीं सेल ने मिलकर क्या करा, इन्हीं सेल ने मिलकर बना दिया टिश्यू, यानी ये सेल मिलकर क्या कर देती हैं, अब टिश्यू बना देती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं टिश्यू लेवल वाले ऑर्गेनिज्म, है ना। नेक्स्ट है भाई ऑर्गन लेवल। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑर्गन लेवल पूछ लेता है। ऑर्गन मतलब इस बार टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देंगे। तो सेल से फिर बहुत सारी सेल बनी, उन्होंने टिश्यू बनाए, और अब टिश्यू क्या करेंगे, आगे चलकर ऑर्गन बना देंगे। जैसे कि वही वाला सीक्वेंस कि अब ये टिश्यू क्या कर देंगे, आगे चलकर ऑर्गन बनाना शुरू कर देंगे, अंग बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कुछ ऊतकों ने मिलकर हमारे कान बना दिए, कुछ ऊतकों ने मिलकर हमारा लीवर बना दिया, कुछ ने मिलकर हमारी किडनी बना दी, अलग अलग ऑर्गन बनाना ये शुरू कर देंगे, है ना। अब देखो लास्ट में क्या होगा, अंग तंत्र स्तर, मतलब हर ऑर्गन मिलकर अपना एक सिस्टम बना लेगा। जैसे हमारे शरीर में लीवर हमारा पाचन तंत्र बना लेता है, हमारा दिल हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेता है ना। हमारी जो ग्रंथियां हैं वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बना लेती है। तो जहां पर अब ये ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन बन जाएंगे और हर ऑर्गन अपना एक सिस्टम बना लेता है, तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, हमारी बॉडी में काम करते हैं। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो आपने देखा कि ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। अब एक और यहाँ पर आप लोगों को जीवों को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इनसे एक और क्वेश्चन आएगा कि इनकी सममिति पूछी जाती है, सिमेट्री पूछी जाती है। सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी जीव को दो बराबर भागों में हम किस तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। शरीर को दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, उनको हम एसिमेट्रिकल जंतु कहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि असममित जंतु कौन से होते हैं। असममित, सिमेट्री आप लोगों को मैंने बताया कि आप बता सकते हो, एक हो सकते हैं असममित जंतु, मतलब जिनका शरीर बराबर भागों में बांटा ही नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं, भाई मैं हूं ये, देखो भाई मुझे देखो तुम लोग, ठीक है, मैं ये हूं, आपको जो यहां नजर आ रही हूं ये मैं हूं, मतलब इंसान को आप जानते हो ये मैं हूं, या ऐसे समझ लीजिए ये आप हो, ठीक है। अब जब आप लोगों की यहाँ पर मैं सिमेट्री करूं तो सिमेट्री का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटूं, आपका सेक्शन करूं, तो इस तरीके से जब हम लोग अपने शरीर को ऐसे हाफ कर देते हैं अपने शरीर को, तो आपको दिख रहा है हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक आंख इधर जाएगी, है ना, एक कान इधर जाएगा, है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो भी दो ऑर्गन है वो बढ़ जाएंगे इस तरीके से, एक हाथ इधर जाएगा, एक हाथ इधर, तो मतलब हम इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। मैं बात करूं एक बटरफ्लाई की,
ठीक है, मान लीजिए ये एक बटरफ्लाई है भाई दोस्त, ये क्या है, एक बटरफ्लाई। इस बटरफ्लाई का भी जब मैंने सेक्शन किया इस तरीके से, तो आपने देखा ये बटरफ्लाई भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, हो गई। तो इस तरीके से जब शरीर 2 बराबर भागों में ना बटे तो वो होता है असिमेट्रिकल, असममित जंतु। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं हम। अगली सिमेट्री क्या है, अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। ये पूछा जाता है पेपर में, है ना। किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को 2 समान भागों में विभाजित करती है, जैसे हाइड्रा के अंदर हो जाता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप लोग बताकर चल सकते हो इस तरीके से, मतलब किसी भी एक पॉइंट से जो गुजरने वाली रेखा है, जब वो 2 क्या कर दे, 2 समान भागों में विभाजित कर दे। या रेडियल सिमेट्री देखो ऐसी भी हो सकती है। जब हम लोग रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री आपको स्टार फिश में भी देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है भाई, तारा मछली में, स्टार फिश। स्टार फिश को आपने देखा है कैसी होती है, स्टार फिश होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो जब हम इसको इस पॉइंट से ऐसे काट रहे हैं तो तब भी ये क्या कर रही है, डिवाइड हो रही है। ऐसे काट रहे हैं तो तब भी ये डिवाइड हो रही है। क्लियर। इस तरीके से मतलब इक्वल हाफ्स में जब काटा जा सके किसी भी पॉइंट से, तो वो आप लोगों की रेडियल सिमेट्री हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व। नाम से पता चल रहा है 2 इक्वल हाफ्स में बटे, है ना। शरीर केवल एक ही रेखा से 2 समान दाएं और बाएं भागों में बांटा जा सकता है, जैसे मनुष्य या फिर केंचुआ। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कीट भी जो होते हैं, इंसेक्ट, जैसे बटरफ्लाई बताया था मैंने, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इक्वल हाफ्स में काटा जा सके, लाइक ऐसे। ठीक है, तो बटरफ्लाई को भी हमने काटा तो एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, दाएं और बाएं इक्वली डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाती है आप लोगों की क्या, यहाँ पर सिमेट्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपको पेपर में पूछी जाएंगी। अब हम फटाफट तरीके से बात करते हैं जंतुओं के जो फाइलम है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि प्राणी जगत को मुख्य रूप से 11 संघों में बांटा गया है, 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। अब ये फाइलम कौन कौन से है, तो देखो सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा। इन्हें सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। पोरीफेरा को क्या कहते हैं, स्पंज। क्वेश्चन आ जाता है कि जीव विज्ञान में स्पंज किस जगत के, किस संघ के जंतुओं को कहते हैं, तो आप बताते हो पोरीफेरा, है ना। कोशिकीय स्तर का संगठन होता है इनमें, मतलब कोशिकाएं बनती है इनके अंदर, टिश्यू नहीं बनते, और ये जल में रहते हैं, और इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप बात याद करना, साइकोन और स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला और साइकोन। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर, नदी वगैरह के पानी में ये आपको मिलता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में। तो कभी भी आपको पूछे कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पंज स्पॉन्जिला। आगे बात करते हैं सिलेंट्रेटा, दूसरा संघ। इनमें अरियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, जैसे हाइड्रा में भी बताया था, और ऊतक स्तर का संगठन, मतलब इनके अंदर सेल से टिश्यू बन जाते हैं। पोरीफेरा में सेल बनी, अब यहां पर क्या हुआ, सेल से टिश्यू भी बन गए, है ना। इनमें दंश कोशिकाएं यानी नीडोब्लास्ट सेल होती हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। और इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल, मूंगा वगैरह जो होते हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है टीनोफोरा। इन्हें समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है, सी वॉलनट, है ना। और कंकत यानी कोम जेली भी इनको कहते हैं, कोम जेली, जैसे कंघा होता है ना वैसे दिखते हैं ये। और ये जीव प्रतिजीव है, बायोल्यूमिनस होते हैं बेटा, चमकीले। देखो दिख रहा है ना, पानी में जब आप इनको देखोगे तो चमकते हैं, जैसे जुगनू चमकते हैं ना, वैसे ये चमकते हैं पानी के अंदर। इसीलिए ये जीव प्रतिजीव दीप्ति दिखाने का काम करते हैं, बायोल्यूमिनस होते हैं। आगे है, हम लोग बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है, याद रखना। प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहते हैं, चपटे कृमि, राउंड वोम, गोल होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। विशेषता ये द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोरक होते हैं, मतलब कि मैंने बताया था प्लेटीहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, बायलेटरल सिमेट्री है, 2 इक्वल पार्ट्स में कटते हैं, जैसे फीताकर्मी, टैपवॉर्म और लीवर फ्लूक आपको पूछा जा सकता है। और प्लेनेरिया भी इसी में आता है, मैं बता चुकी हूँ। अगला है भाई एस्केलमेंथीज, है ना। एस्केलमेंथीज जिसको कहते हैं हम लोग राउंड वोम यानी कि गोलाकृमि, जिसको मैंने नीमेटोडा के नाम से भी बताया था। ये कौन होते हैं, नीमेटोडा होते हैं, याद रखना, है ना, गोलकृमि। तो ये भी कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ये कूट यानी इनमें सीडोसिलोमेटा भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर जो खाली जगह होती है वो लगभग होती नहीं है, दिखती है। कूट का मतलब होता है झूठा,
फाल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, याद रखना। जैसे एस्केरिस और वाउचेरिया। एस्केरिस हमारे आंतों के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ये एस्केरिस है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा को हम लोग मेटामेरिज्म और वास्तविक प्रहा गुहा वाले जंतु कहते हैं। अब ये जो आप लोगों के एनेलिडा है ना, ये कैसे होते हैं, इनके पास जब ये चलते हैं तो पैरापोडिया पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, पैरापोडिया, या जिनको हम लोग कहते हैं भाई सीटी। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि सीटी या पैरापोडिया किस में होते हैं, तो ये होते हैं एनेलिडा वर्ग के जंतुओं के अंदर। ठीक है, जैसे कैंचवा, कैंचवा जब चलता है तो नीचे की तरफ उसके ऐसे 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 कुछ उभार से बने हुए होते हैं, वो सीटी होते हैं, जोक। ठीक है, इसी में आता है। और ऑर्थ्रोपोडा अब आप लोगों का ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ना। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, और ये जॉइंट अपेंडेजेस यानी जॉइंट जो इनके जो पैर हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, कॉमनली अगर हम लोग देखें तो 3 जोड़ी पैर इनके पास होते हैं, है ना, इसीलिए इनको कहते हैं संधि पाद वाले जंतु, जॉइंट लेग्ड एनिमल। ठीक है, जैसे झींगा, तितली, बिच्छू, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मोलस्का। सेकंड, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो संघ होता है वो मोलस्का होता है दोस्तों। और मोलस्का जो होता है, इनका शरीर बहुत कोमल है, इसीलिए इनका शरीर एक कवच में ढका हुआ होता है। आपने देखा है ना सीपी को, सीपी जो मिलती है समुद्र में, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, मोलस्का संघ के जंतु, जैसे घोंगा और ऑक्टोपस। घोंगा अपना सेक्स चेंज कर सकता है, ये जब चाहे जब लड़का और जब चाहे जब लड़की बन सकता है। तो ये क्या कर सकता है, सेक्स चेंज कर सकता है, कैन चेंज देयर सेक्स, लिख लीजिएगा, कैन चेंज देयर सेक्स। क्लियर, चलो, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लिंग परिवर्तन करने वाला जंतु। नेक्स्ट है इकाइनोडर्माटा। ये समुद्र में रहते हैं पूरी तरीके से, और मतलब सी हैं, ये कहाँ रहते हैं, ओशियंस वगैरह में रहते हैं, ओशियंस में रहते हैं, और इनकी त्वचा पर कांटे होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं इकाइनो। इकाइनो का मतलब कांटे, और डरमेटा मतलब, डर्म का मतलब कांटे, तो इसीलिए इनको कहा, मतलब इकाइनो डरमाटा। इकाइनो कांटे और डर्म मतलब इनकी त्वचा, स्किन, तो स्किन पर कांटे होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं इकाइनोडर्माटा। ठीक है, और इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, बहुत बार पेपर में आया है ना। अब जैसे तारा मछली, स्टारफिश और सी अर्चिन, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, है ना। अब देखो, एक होता है हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा से पहले आते हैं हेमिकोडेटा। ये कृमि के समान समुद्री जीव है, इनमें सूंड के जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, और कॉलर और धड़ होता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा हेमिकोडेटा है। और बेलेनोग्लोसस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पेपर में आया है। और हेमिकोडेटा ना, कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसीलिए इनको हेमिकोडेटा कहते हैं। अब लास्ट में अगर हम लोग देखें कॉर्डेटा, तो नोटोकोड की उपस्थिति, मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसा समझ लीजिए। नोटोकोड बोले तो रीढ़ की हड्डी, तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो होते हैं कॉर्डेटा। ठीक है, जिसमें जैसे मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सब। क्लियर। अब आप लोगों को लास्ट में मैं एक चार्ट और दिखा देती हूँ कि किस किस के अंदर किस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से सिमेट्री, और किस तरीके से इनके अंदर सीलोम होती है। इस चार्ट से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत डिफिकल्ट बायोलॉजी के अंदर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा होगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो तो उस पर भी आप ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो और उन कमेंट्स को हम पढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन और एक सकारात्मक सोच हमारे अंदर विकसित होती है, जो हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। और जब हम लोग और अच्छा करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में, आपके सिलेक्शन में ज़रूर होता है। तो सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।